आज की इस सेशन में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता को टोटल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सेट 1 सेट 2 के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे वैदिक सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, हर एक क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक। ठीक है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो रिंग वैदिक जो काल है या संस्कृति है, इसका काल कहाँ से शुरू होता है। तो ये होता है आपका 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए टिक कर लेते हैं, देखते हैं राइट आंसर है या नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका क्या, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं और अधिक। देखिए सबसे पहला जो वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में हुआ है। एक क्या है, रिंग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल जो कि अभी अभी हमने पढ़ा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल जो कि आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक जो आपका काल है, ठीक है, तो उत्तर वैदिक जो आपका काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है किसे माना जाता है या फिर कब से माना जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कब से माना जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए ये रहा आपका ऑप्शन 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जो कि बिल्कुल आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये तो था आपका क्या, आपका वैदिक संस्कृति, ठीक, पूर्व वैदिक संस्कृति। आपसे उत्तर वैदिक संस्कृति पूछा है तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो उत्तर वैदिक संस्कृति है वो क्या आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। आर्य शब्द का, आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखिए क्या, यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, देखिए जो आपका क्या जो आर्य शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है, नहीं है वो बताना है। तो ये संस्कृत बोलने वाले थे, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, संस्कृत बोले जाते क्योंकि वैदिक काल में संस्कृति एक भाषा थी। दूसरा वे घुड़सवारी किया करते थे, तो बिल्कुल ठीक है। आगे का ऑप्शन देखिए, आगे है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, तो बिल्कुल हाँ वो पंजाब वगैरह प्रांत में कई झुंडों में पहुंचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नगरों में निवास कौन, हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, और जो आपका ये जो आपका वैदिक काल है, ठीक है, वो आपका ग्रामीण संस्कृति था। ठीक है, ग्राम में निवास करने वाले थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। ठीक है, क्या है इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, आपको बताना है। एसएससी मैट जो है आपका 2001 का क्वेश्चन है। ये रहा ऑप्शन जौ, गेहूँ। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखिए, आगे है आपका चावल, ठीक है, या फिर तंबाकू। तो देखिए ये तो कोई भी आंसर आराम से कर सकता है, क्योंकि सिंपल सा तंबाकू उस समय, ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रचलित था नहीं, है ना, तंबाकू जो है उसमें कुछ ज़्यादा प्रचलित था नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू। ठीक है, तंबाकू जो है, ठीक है, इसके बारे में वैदिक काल के लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। आगे उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। कौन सा, बोलिए जो वेद विरोधी होते थे, जो ब्रह्म विरोधी होते थे, ठीक है, उन अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये रहा यजमान, ठीक है, इसको जजमान भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद श्रमण, ठीक है, आगे या फिर आपका अथर्वन,
या फिर श्रेष्ठिन। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्रमण। ठीक है, श्रमण जो था वो किसे कहा जाता था, जो वेद विरोधी होते थे, ऐसा अध्यापक जो कि क्या हो, वेद विरोधी हो, ठीक है, या फिर आपका ब्रह्म विरोधी हो, ठीक है, ऐसे अध्यापकों को बोला जाता था श्रमण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा आपको बताना है। ठीक है, जो वैदिक गणित था महत्वपूर्ण अंग कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए एसएससी, ठीक है, ग्रेड 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ठीक है, या फिर आपका देखिए शल्ब सूत्र, या फिर छंदोग्य उपनिषद। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो आपका वैदिक गणित है, ठीक है, उसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका शुल्ब सूत्र। ठीक है, क्या है राइट आंसर, शुल्ब सूत्र। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, आपको बताना है। तो देखिए वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल के बारे में हमेशा हमें ऋग वेद से ही मिलता है। ठीक है, ऋग वेद से, क्योंकि ये प्रथम वेद था। ठीक है, तो इस वेद से ही हमें वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऋग वेद। ठीक है, ऋग वेद आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है। लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा गया वेद। ठीक है, पहले आपका क्या लिखा गया, वेद, फिर आपका लिखा गया ब्रह्म, उसके बाद अर्धयक, और उसके बाद लिखा गया उपनिषद। ठीक है, VBAU, याद रखिए VBAU, यानी आपका लिखा गया वेद, फिर ब्रह्म, फिर अर्धयक, उसके बाद उपनिषद। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये होगा क्या आपका करेक्ट आंसर। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये क्या है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी थी। वेदों की संख्या कितनी थी, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है कितनी थी, 4। ये रहा हमारा 4। ठीक है, तो वेदों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्रयी या फिर वेद त्रयी कौन से वेद कहलाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी है। ये रहा आपका ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, या फिर ये देखिए ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। जो त्रयी और वेद त्रयी किन 3 वेदों को बोला जाता है, तो वो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज चिन्ह, ठीक है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी ये रहा आपका ऑप्शन मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, ठीक है, या फिर आपका इस उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंडकोपनिषद। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुंडकोपनिषद। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो भारत में जो राज चिन्ह है, भारत में जो प्रयुक्त होने वाला जो आपका राज चिन्ह है, ठीक है, जो कि सत्यमेव जयते है, वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे, मुख्य व्यवसाय उन लोगों का या मुख्य काम क्या था, आपको बताना है। तो कृषि, पशुपालन, ठीक है, या फिर आपका शिक्षा, या फिर व्यवसाय। ठीक है, तो देखिए शिक्षा आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, व्यवसाय भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय, ठीक है, नहीं हो सकता। आगे देखिए आपका बचा क्या, आप 2 ही ऑप्शन बचा, पशुपालन या फिर कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपका पशुपालन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, मतलब संगीत की सृष्टि भी यहीं से हुई है। आदि ग्रंथ का मतलब है संगीत, जितने भी संगीत आजकल में सुनते हैं वो सभी का उसका सृष्टि एक वेद से हुआ है। ठीक है, उस वेद का आपको नाम बताना है। ऋग्वेद ऑप्शन पहला, दूसरा उपनिषद, तीसरा अजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद या फिर सामवेद। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद से ही जो भी है सारे के सारे आपके जो संगीत वगैरह की सृष्टि यहीं से इसी वेद से हुई है। आदि ग्रंथ भी इसे कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, आदि ग्रंथ। आगे नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन था, तो वो था आपका मनु। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन था, मनु था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए क्या बोला है कि सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। ठीक है, प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था। पूरा नाम क्या था, स्वयंभुव मनु। ठीक है, जिसके संग प्रथम स्त्री थी। ठीक है, नाम क्या था उसका, सतरूपा। क्या नाम था, सतरूपा। ठीक है, फिर से समझिए, जो सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार का प्रथम पुरुष था। ठीक है, और उसके साथ जो प्रथम स्त्री थी वो क्या थी, उसका नाम क्या था, संत रूपा। ठीक है, सॉरी सतरूपा। ठीक है, सतरूपा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं, कृषि भक्ति सॉरी कृष्ण भक्ति सॉरी कृष्ण भक्ति का प्रथम, ठीक है, और प्रधान ग्रंथ आप क्या है आपको बताना है। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। तो काफ़ी आसान है, कृष्ण भक्ति से अगर रिलेटेड है तो क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, बस टिक कीजिए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा श्रीमद् भागवत गीता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, मतलब किसे एज ए संपत्ति वो लोग मानते थे। तो ये आपका ऑप्शन गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, ठीक है, या फिर आपका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर राइट क्या आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सॉल्व कर लिया होगा इसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि ये गोधन तो ठीक है था, भूमि भी हो सकता है, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सिर्फ गोधन। ठीक है, ये जो था आपका गोधन ही जो था, इसे ही ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जिससे क्या हो और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो क्या है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, डिस्क्रिप्शन को देखिए ध्यान से। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप था वो क्या था, पशुधन था, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी। अच्छा गज मतलब क्या, ठीक है, विशेष गज, ठीक है, मतलब जो हाथी है उसे गज ही बोलते हैं। ठीक है, तो घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति का संपत्ति आश्रम, खेत आदि हुआ करते थे। ठीक है, तो ये था आपका ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप, जो कि मेनली क्या होगा आपका गोधन को ही हम लोग मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है आपको बताना है, ऋग्वेद के किस मंडल में, 7वें, 8वें, 9वें या फिर आपका देखिए या फिर आपका 10वें। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें। सॉरी इसका जो राइट आंसर 9वें नहीं आपका होना चाहिए था 10वें। ठीक है, मैंने गलती से सिर्फ टंग भी हुआ और मैंने टिक भी कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा 10वां। ठीक है, तो 10वां जो होगा आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, ये 10वां ही होगा। 10वें मंडल में ही आपका क्या 10वें मंडल में ही आपका जो शूद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो बस पुराणों की संख्या कितनी है, आसान सा क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या कितना 18, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था, आपको बताना है, मतलब किसका उपासना वो लोग करते थे, प्रकृति के, पशुपति के, ठीक है, या फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका जो देवी माता का या फिर त्रिमूर्ति का।
ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, त्रिमूर्ति हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद देवी माता भी लगभग होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो आपका 2 बच गया, यहाँ पे क्या, प्रकृति और पशुपति। तो देखिए वो लोग प्रकृति पे विश्वास रखते थे और प्रकृति को ही पूजा मेनली करते थे। तो आपका राइट आंसर भी इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रकृति ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो आपका जो था वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इसमें से किसकी उपासना करना था, तो प्रकृति का। ये मेन लक्षण था वहाँ का, वो लोग किसका, आपका जो प्रकृति है उसी का उपासना किया करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इंद्र, अग्नि, ठीक है, या फिर आपका देखिए वरुण या फिर सोम। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है, तो इंद्र के लिए किया गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंद्र। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर आपके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका क्या बोला है, शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। देखिए मैंने आपको बताया था ये गणित से संबंधित है। ठीक है, लेकिन गणित के किस भाग का, तो गणित का जो है आपका वो ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित है। तो आपका शुल्ब सूत्र जो होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे ज्यामिति। देखिए ये रहा पहला नंबर ऑप्शन में ही है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ज्यामिति। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सद्गमया। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बताने का कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर आपका क्या, ये लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे अथर्ववेद। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, अथर्ववेद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आपको बताना है कि वो बाहर से तो आए थे, आर्य जो है वो क्या भारत में बाहर से आए थे, लेकिन सर्वप्रथम बसे कहाँ थे, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, समार तट में, प्रयाग ज्योतिष में, ठीक है, या फिर आगे ऑप्शन देखिए पंजाब में या पंचाल में। तो देखिए मैं कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में बताते हुए मैं आपको बताया था। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में जहाँ पे मैं बोला था कि जो आपका आर्य थे वो कहाँ पे आके बसे थे, तो पंजाब वगैरह में आके बसे थे। तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा क्या, पंजाब। ठीक है, पंजाब आपको क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मैच करना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है यज्ञकर्ता। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यज्ञकर्ता। चलिए बताइए किसके साथ मैच होगा। चलिए मैं 1-2 आपको मैच करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है इस ढंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अगर आपको 2-3 भी पता है, ठीक है, 1-2 भी पता है, तो लगभग आपका बन ही जाता है। देखिए ऋग्वेद जो है उसको बोलते हैं हिता या फिर होत्री। ठीक है, तो चलिए मैच करना शुरू करते। चलिए मेरे को फिलहाल मान लेते हैं कि एक ही पता है। ठीक है, एक ही मैं मैच कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देख लेता हूँ यहाँ पे जो आपका ए का 1 कहाँ पे है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ए का 1 जो है यहाँ पर है और यहाँ पे है। मतलब ये दो तो आपका होगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को पता ही है। एग्जैक्टली मेरे को यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर मेरे को पता है कि जो आपका ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद के साथ क्या होगा, आपका होता है या होत्री होगा, यह कर्ता को होता है या फिर होत्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे और 1-2 मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे अच्छा एक समझिए कि आपको ये भी आता है। ठीक है, ये आपका आता है, जैसे अथर्ववेद को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक, अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 का डी का 4 कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, डी के साथ 4 का मैच कहाँ पे है, तो ये देखिए डी के साथ 4 का मैच कहाँ पे, बस इसी में है। ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो ये होगा आपका क्या राइट आंसर। बस टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये रहा देखिए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस ढंग का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सबका जो आपका मैच है वो पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वेदों को अपरुष से क्यों कहा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपरुष से क्यों कहा गया है। देखिए कितने बार अच्छे से एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो अब मैं आपको बता दूं कि अपौरुषेय कहने का कारण क्या है, क्योंकि जो वेदों की रचना है वो देवताओं द्वारा किया गया था, ठीक है। इसी कारण वेदों को हम लोग क्या बोलते हैं, अपौरुषेय बोलते हैं। तो चलिए टिक करते हैं, ये रहा ऑप्शन ए में, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन का जो आपका प्रतिपादक कौन था आपको बताना है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था बताना है, कपिल, ठीक है, या फिर अच्नाद गौतम, ठीक है, या फिर आगे का ऑप्शन देखिए उल्लुकनाद, ठीक है, उल्लुकनाद, या फिर पतंजलि। तो पतंजलि तो आपका ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि योग से संबंधित है ये, ठीक है। बच्चा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका क्या, उल्लुकनाद, ठीक है। उल्लुकनाद ही जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन, ठीक है, के प्रतिपादक कौन है। चलिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन से पहले देखते हैं एलिमिनेट करके। तो देखिए आपका ये 3 जैमिनी हो सकता है, ठीक है, मान लेते बद्रायन पता नहीं है, ठीक है। कपिल तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बताइए आप ऑप्शन बताइए क्यों नहीं होगा। मैंने तो यहाँ बोल दिया कि कपिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आप बताइए ये किस दर्शन का प्रतिपादक थे कपिल, आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए गौतम, ठीक है, तो गौतम भी क्यों नहीं होगा, मैं यहाँ पे बता दूं कि गौतम भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, बताइए आप क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट बचा क्या आपका, देखिए लास्ट ऑप्शन बचा आपका जैमिनी। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जैमिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व मीमांसा के दर्शक, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। जैमिनी, बुद्ध, ठीक है, बद्रायन, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका देखिए क्या है, महावीर, ठीक है। तो देखिए महावीर नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि वो किसी दर्शन से संबंधित है नहीं, ठीक है। तो आगे तो आपका इसका जो राइट आंसर है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बद्रायन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, या फिर 9वां मंडल, ठीक है, या फिर देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, 9वां मंडल। अच्छा 2 ऑप्शन और बाकी था, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल, ठीक है। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। नीचे देखिए आपका ऑप्शन रहा, ऑप्शन क्या है, 7वां मंडल, 8वां, 9वां, या फिर 10वां मंडल, ठीक है। चलिए आप इसका इस आंसर जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर आपका सेट है, सेट नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचते हैं सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।